नियोलिथिक पीरियड के एंड तक जाते जाते लोगों ने मेटल्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो मेटल यूज किया गया वो कॉपर था और कुछ कल्चर्स ने कॉपर और स्टोन टूल्स दोनों का एक साथ उपयोग किया। ऐसे कल्चर को चाल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है, जिसका मतलब ही होता है कॉपर स्टोन फेज। टेक्नोलॉजिकली ये चाल्कोलिथिक फेज अक्सर प्री हड़प्पन फेज के लिए अप्लाई होता है, लेकिन भारत के कई रीजन्स में ये कल्चर ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ। इसलिए यहाँ हम उन कल्चर्स पर फोकस करते हैं जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लेटर पार्ट या उसके बाद के समय में उभरे। चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज प्राइमरली रूरल थीं और ये लोग कॉपर और स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे, जबकि कभी कभी लो ग्रेड ब्रॉन्ज और इवन आयरन का भी लिमिटेड यूज देखने को मिलता है। इनका विकास ज्यादातर हिली टेरेन्स और रिवर वैलीज में हुआ। इसके कॉन्ट्रास्ट में हड़प्पन्स ने फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन डेवलप किया था, जो कि इंडस वैली के फ्लड प्लेन्स के एग्रीकल्चरल सरप्लस पर बेस्ड था। भारत में चाल्कोलिथिक फेज के सेटलमेंट्स मेनली साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा रीजन, वेस्टर्न महाराष्ट्र और सदर्न ईस्टर्न इंडिया में मिले हैं। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार और गिलुंड जैसे साइट्स एक्सकेवेट किए गए हैं, जो बनास वैली के ड्राई जोन में स्थित हैं। मालवा रीजन में कायाथा और एरन जैसे साइट्स मिलते हैं। मालवा वेयर, जो इस कल्चर का डिस्टिंक्ट पॉटरी टाइप है, को भारत के चाल्कोलिथिक सेरामिक ट्रेडिशंस में सबसे रिच माना जाता है। इसकी कुछ कल्चरल एलिमेंट्स लेटर महाराष्ट्र के साइट्स में भी देखे गए हैं, लेकिन सबसे एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स यहाँ के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जोरवे, निवासा, दायमाबाद और पुणे डिस्ट्रिक्ट में चंदोली, सोंगांव, इनामगांव के अलावा प्रकाश और नासिक भी नोटवर्दी साइट्स हैं। इन सब का संबंध जोरवे कल्चर से है, जो कि जोरवे साइट गोदावरी की ट्रिब्यूटरी प्रवरा के किनारे पर बेस्ड है। जोरवे कल्चर ने मालवा कल्चर से काफी कुछ अडॉप्ट किया था, साथ ही इसका कनेक्शन साउथ इंडियन नियोलिथिक ट्रेडिशन से भी था। जोरवे कल्चर, जो अप्रॉक्सीमेटली 1400 से 700 बीसी का पीरियड कवर करता है, आज के मॉडर्न महाराष्ट्र के ज्यादा हिस्सों में फैला था, वैभाव और कोंकण कोस्टल एरियाज छोड़कर। ये कल्चर रूरल था, लेकिन कुछ सेटलमेंट्स जैसे दायमाबाद और इनामगांव सेमी अर्बन स्टेज तक पहुंच चुके थे। ये सभी साइट्स मोस्टली सेमी एरिड जोन्स में लोकेटेड थीं, ब्राउन ब्लैक सॉइल और बेर बाबुल टाइप वेजिटेशन के साथ, लेकिन सभी रिवराइन ट्रैक्ट्स के पास थीं। इसके अलावा नवदा टोली साइट भी नर्मदा के किनारे सिग्निफिकेंट है। साउथ इंडिया के कई नियोलिथिक साइट्स में भी चाल्कोलिथिक फीचर्स का इंट्रूजन दिखता है। विंध्यन रीजन, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, चिरांद बिहार ऑन द गैंजेस, पांडु राजा डिब्बी और महिषादाल वेस्ट बंगाल, और सेनवार, सोनपुर, तरादेह बिहार, खैरादीह और नरहान ईस्टर्न यूपी, ये सब भी चाल्कोलिथिक पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चाल्कोलिथिक पीपल ने कई माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए, जैसे कि स्टोन ब्लेड्स और ब्लेडलेट्स। साउथ इंडिया में स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री काफी डेवलप हुई थी और स्टोन एक्सेस का उपयोग भी काफी समय तक चलता रहा, जो बताता है कि ये एरियाज हिल्स के क्लोज थे। कुछ साइट्स जैसे आहार और गिलुंड में लार्ज क्वांटिटी में कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आहार साइट में स्टोन टूल्स या माइक्रोलिथ्स वर्चुअली एब्सेंट हैं। यहाँ से फ्लैट कॉपर एक्सेस, बैंगल्स, कॉपर शीट्स और इवन एक ब्रॉन्ज शीट भी मिली है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ अर्ली मेटलर्जी प्रैक्टिस होती थी। आहार का पुराना नाम ही तांबावती था, जिसका मतलब है कॉपर का स्थल। आहार कल्चर अप्रॉक्सीमेटली 2100 से 1500 बीसी का माना जाता है और गिलुंड को इस कल्चर का रीजनल सेंटर माना गया है। गिलुंड में कॉपर फ्रैगमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री भी थी। जोरवे और चंदोली महाराष्ट्र से भी रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस मिले हैं और कॉपर चिजल्स भी। चाल्कोलिथिक लोगों ने अलग अलग टाइप की पॉटरी यूज की, जिसमें सबसे फेमस है ब्लैक एंड रेड वेयर, जो अप्रॉक्सीमेटली 2000 बीसी से वाइड स्प्रेड थी। इस पॉटरी को व्हील थ्रोन किया जाता था और कभी कभी व्हाइट लीनियर पैटर्न से डेकोरेट भी किया जाता था। ये पॉटरी राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के साइट्स पर पाई गई है। महाराष्ट्र, एमपी और बिहार के लोग चैनल स्पाउटेड पॉट्स, डिशेज ऑन स्टैंड और बाउल्स ऑन स्टैंड भी बनाते थे। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करने वाले सब लोग एक ही कल्चर के नहीं थे। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के पॉट पेंटेड होते थे, लेकिन ईस्टर्न इंडिया यानी बिहार और बंगाल के ब्लैक एंड रेड वेयर में पेंटेड पॉटरी काफी कम थी। चाल्कोलिथिक एज के दौरान भारत के साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों का डेवलपमेंट किया था। इन्होंने काउज, शीप, गोट्स, पिग्स, बफेलोज को पालन में रखा और डियर हंटिंग भी की। कई जगहों पर कैमल रिमेन्स भी मिले हैं, लेकिन ये लोग हॉर्स से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं थे। कुछ एनिमल बोन्स का आइडेंटिफिकेशन हॉर्स, डंकी या वाइल्ड एस से किया गया है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इन लोगों ने बीफ और पोर्क कंज्यूम किया, लेकिन पोर्क का यूज एक्सटेंसिव स्केल पर नहीं था। सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि चाल्कोलिथिक पीपल ने व्हीट और राइस प्रोड्यूस किया। ये उस समय के लिए सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट था। इन स्टेपल क्रॉप्स के अलावा इन्होंने बाजरा यानी पर्ल मिलेट भी कल्टिवेट किया। साथ ही कई टाइप्स के पल्सेस जैसे लेंटिल, ब्लैक ग्राम, मूंग
और ग्रास पी भी उगाए। ये सभी फूड ग्रेन्स का सब्सटेंशियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नवदाटोली साइट नर्मदा के किनारे महाराष्ट्र में मिला है, जो कि सीरियल्स के पर्सपेक्टिव से भारत का एक रिच साइट माना जाता है। यहाँ के लोग बेर और लिन सीड भी उगाते थे। डेक्कन के ब्लैक कॉटन सॉइल में कॉटन की खेती होती थी, जबकि राई, बाजरा और मिलेट्स का प्रोडक्शन लोअर डेक्कन रीजन में होता था। ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली बिहार और वेस्ट बंगाल से फिश हुक्स और राइस ग्रेन्स मिले हैं, जो बताता है कि यहाँ के लोग फिश एंड राइस बेस्ड डाइट फॉलो करते थे, जो आज भी वहाँ का स्टेपल फूड है। बनास वैली के ज्यादातर सेटलमेंट्स छोटे थे, लेकिन आहार और गिलुंड अप्रॉक्स 4 हेक्टेयर्स तक स्प्रेड थे। चलकुलिथिक पीपल जनरली बर्न्ट ब्रिक्स से परिचित नहीं थे। ये ब्रिक्स रेयरली यूज होती थी, जैसे गिलुंड 1500 बीसी में। इनके घर अक्सर वॉटल एंड डॉब मेथड से बनते थे, जो थैच्ड रूफ्स वाले मड हाउसेस होते थे, लेकिन आहार में लोग स्टोन हाउसेस में रहते थे। जोरवे कल्चर के अंडर 200 साइट्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइट दाइमाबाद गोदावरी वैली में है, जो अप्रॉक्स 20 हेक्टेयर्स में स्प्रेड था, और अनुमान है कि यहाँ 4000 लोग रहते होंगे। दाइमाबाद को एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट माना जाता है, जिसमें मडवॉल और स्टोन रबल बेस्टियंस मिले हैं। यहाँ से हरप्पन इन्फ्लुएंस्ड ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स भी रिकवर किए गए हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र के अर्ली चैल्कोलिथिक फेज में लार्ज मड हाउसेज, अवंस और सर्कुलर पिट हाउसेज मिलते हैं। लेटर फेज में 1300 से 1000 बीसीई में एक 5 रूम हाउस मिला है, 4 रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर, जो सेटलमेंट के सेंटर में था, शायद किसी चीफ का रेजिडेंस रहा होगा। उसके पास एक ग्रैनरी भी थी, शायद ट्रिब्यूट इन काइंड स्टोर करने के लिए। इनाम गांव में 100+ हाउसेज और मल्टीपल बरियल साइट्स मिले हैं। ये एक मोट से घिरा हुआ फोर्टिफाइड विलेज था। चैल्कोलिथिक लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी काफी एडवांस थे। ये लोग एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स थे और स्टोन टूल्स बनाना भी जानते थे। एक्सकेवेशंस में कॉपर बैंगल्स, वेपन्स, टूल्स मिले हैं। इन लोगों ने सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कार्नेलियन, स्टीएटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बीड्स बनाए। मालवा रीजन से स्पिंडल वर्ल्स मिले हैं, जो ये बताता है कि लोग स्पिनिंग और वीविंग जानते थे। महाराष्ट्र में कॉटन फ्लैक्स, कॉटन सिल्क और सेमल सिल्क के थ्रेड्स मिले हैं, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में उनकी स्किल को दर्शाता है। इनाम गांव में तो स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स मिले हैं, पॉटर्स, आइवरी कार्वर्स, लाइम मेकर्स, स्मिथ्स और टेराकोटा आर्टिस्ट्स। रीजनल वेरिएशंस भी क्लियरली दिखते हैं। ईस्टर्न इंडिया में लोग राइस बेस्ड एग्रीकल्चर करते थे, जबकि वेस्टर्न इंडिया में व्हीट और बार्ले का विकास हुआ। मालवा और सेंट्रल इंडिया के जैसे कायाथा, एरन के सेटलमेंट्स रिलेटिवली अर्लियर हैं, जबकि वेस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न इंडिया के सेटलमेंट्स लेटर फेज के हैं। बरियल प्रैक्टिसेस से भी कई इंसाइट्स मिलती हैं। महाराष्ट्र में लोग नॉर्थ टू साउथ अलाइंड अर्न बरियल्स करते थे, जनरली घर के नीचे। सेपरेट सिमेट्रीज का यूज नहीं था, जो हरप्पन्स में कॉमन था। पॉट्स और कॉपर आइटम्स कब्रों में रखे जाते थे, शायद नेक्स्ट लाइफ के उपयोग के लिए। टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ विमेन सजेस्ट करती हैं कि ये लोग मदर गॉडेस कल्ट को मानते थे। इनाम गांव से एक मदर गॉडेस फिगरीन मिली है, जो वेस्ट एशियन मदर गॉडेस से रिजेंबल करती है। राजस्थान और मालवा में स्टाइलाइज्ड बुल टेराकोटास मिले हैं, जो इंडिकेट करता है कि बुल कल्ट भी प्रोमिनेंट था। सेटलमेंट्स और बरियल्स में सोशल इनइक्वालिटी के प्रमाण भी मिलते हैं। जोरवे सेटलमेंट्स में कुछ साइट्स 20 हेक्टेयर्स के हैं, जबकि कुछ सिर्फ 5 हेक्टेयर्स या उससे कम। इससे पता चलता है कि कुछ सेंट्रलाइज सेटलमेंट्स डोमिनेंट थे और उनके आसपास छोटी सेटलमेंट्स उन पर डिपेंडेंट थी। रेक्टेंगुलर हाउसेज में चीफ्स और उनके रिलेटिव्स रहते थे, जबकि आम लोग सर्कुलर हट्स में। इनाम गांव में क्राफ्ट्समैन वेस्टर्न फ्रिंजेस में रहते थे और चीफ सेंट्रल हाउस में, जो सोशल डिस्टेंस को दिखाता है। चंदोली और निवासा में कुछ चिल्ड्रन को कॉपर बेस्ड नेकलेसेस के साथ बरी किया गया, जबकि दूसरे सिर्फ पॉट्स के साथ। कायाथा में एक घर में 29 कॉपर बैंगल्स और 2 एक्सेस मिले और सेमी प्रेशियस स्टोन नेकलेसेस भी पॉट्स में मिले। ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोग मटीरियली एफ्लुएंट थे। क्रोनोलॉजिकली गणेश्वर साइट भी नोटवर्दी है। ये साइट सीकर झुंझुनू कॉपर बेल्ट के खेतरी माइंस के पास लोकेटेड है। यहाँ से एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स, फिश हुक्स, बैंगल्स, चिजल्स जैसे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इनमें से कुछ टूल्स की शेप इंडस वैली आर्टिफैक्ट से सिमिलर है, और यहाँ से टेराकोटा केक भी मिला है, जो हरप्पन टाइप का लगता है। यहाँ पर माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं, जो चैल्कोलिथिक कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओसीपी ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी भी यहाँ से मिली है। ये रेड स्लिप्ड ब्लैक पेंटेड पॉटरी होती है, जो वेस के फॉर्म में मिलती है। गणेश्वर कल्चर 2800 से 2200 बीसी का काफी हद तक मैच्योर हरप्पन से पहले का है। ये लोग हरप्पा को कॉपर सप्लाई करते थे, लेकिन खुद अर्बनाइजेशन डेवलप नहीं कर पाए। गणेश्वर कल्चर एक प्री हरप्पन चाल्कोलिथिक कल्चर है, जो हरप्पन अर्बन कल्चर के फॉर्मेशन में एक अर्ली कंट्रीब्यूटर रहा होगा। इंडिया के चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स में क्रोनोलॉजिकल वेरिएशन भी दिखाई देता है। कुछ प्री हरप्पन, कुछ कंटेम्पोरेनियस और कुछ पोस्ट हरप्पन फेजेस के हैं। हरप्पन जोन के कुछ अर्ली लेयर्स को ही अर्ली हरप्पन भी कहा जाता है, जैसे कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा और कोट दिजी सिंध पाकिस्तान। चाल्कोलिथिक कल्चर्स चाहे प्री या पोस्ट हरप्पन या हरप्पन के साथ कोएग्जिस्ट करने वाले, ये सब नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए गए हैं।
एक उदाहरण है कायथा कल्चर सी 1800 BCE, जो हड़प्पन के एंड फेस के समय एग्जिस्ट करता था। इसमें कुछ प्री हड़प्पन पॉटरी स्टाइल्स भी हैं और हड़प्पन इन्फ्लुएंस भी एविडेंट है। इस प्रकार पोस्ट हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर्स अक्सर हड़प्पन पोस्ट अर्बन फेज से इन्फ्लुएंस्ड दिखाई देते हैं। चैल्कोलिथिक पीरियड के दौरान भारत में कई ऐसे कल्चर्स भी डेवलप हुए जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो बाद के थे, लेकिन उनका इंडस वैली सिविलाइजेशन से डायरेक्ट संबंध नहीं था। जैसे मालवा कल्चर 1700 टू 1200 BCE, जो नवदा टोली, ईरान और नागदा में मिला है, एक नॉन हड़प्पन कल्चर माना जाता है। इसी में हुआ मिड गैंजेटिक प्लेन्स में भी कुछ चैल्कोलिथिक साइट्स लोकेट किए गए हैं, लगभग 138 साइट्स, लेकिन यह संख्या साउथ इंडिया के 854 नियोलिथिक साइट्स के कंपैरिजन में काफी कम है। यूपी और बिहार में सिर्फ 14 साइट्स एक्सकवेट हुई हैं, जहां कॉपर का यूज भी बहुत लिमिटेड था। इन लोगों का जीवन मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड था और इनकी सेटलमेंट्स अक्सर रिवर जंक्शंस और हिली अपलैंड्स में होती थी। मिड गैंजेटिक प्लेन्स के फ्लैट प्लेन्स में चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स आयन एज के बाद ही प्रोमिनेंट होते हैं। पांडु राजा ढिबी और महिषदाल वेस्ट बंगाल के साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां से फिश हुक्स और राइस रिमेन्स मिले हैं। इस रीजन में स्टोन टूल ज्यादा और कॉपर टूल्स कम मिलते हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर्स का डिक्लाइन सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में अराउंड 1200 BCE के आसपास हुआ, लेकिन जोरवे कल्चर 700 BCE कल जारी रहा। ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी, जो चैल्कोलिथिक पीरियड का एक सिग्निफिकेंट फीचर था, कुछ रीजन्स में 2nd सेंचुरी BCE तक चलता रहा। फिर भी सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में चैल्कोलिथिक कल्चर्स के एंड और अर्ली हिस्टोरिकल कल्चर्स के राइज के बीच में 4 to 6 सेंचुरीज का गैप देखा गया। वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न MP में इसका एक कारण रेनफॉल का ग्रेजुअल डिक्लाइन फ्रॉम 1200 BCE माना जाता है। यहाँ कल्चर सस्टेन करना मुश्किल हो गया। इसके विपरीत ईस्टर्न इंडिया के रेड सॉइल एरियाज में आयन फेज ने चैल्कोलिथिक फेज को सीमलेसली रिप्लेस कर दिया, जिससे लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गए। साउथ इंडिया में भी कई जगह मेगालिथिक आयन यूजिंग कल्चर ने चैल्कोलिथिक कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। चैल्कोलिथिक फेज का भारत के इतिहास में अपना एक विशेष महत्व है। एलोवियल प्लेन्स और डेंस फॉरेस्ट को छोड़कर लगभग पूरे भारत में चैल्कोलिथिक कल्चर्स के निशान मिले हैं। मिड गैंजेटिक रीजन में कई साइट्स रिवर बैंक्स और लेक कॉन्फ्लुएंस के पास बेस की गई थी। ये लोग माइक्रोलेट्स यानी कि छोटे पत्थर के औजार के साथ साथ कुछ कॉपर टूल्स का भी उपयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग कॉपर स्मेल्टिंग जानते थे। व्हील थ्रोन ब्लैक एंड रेड पॉटरी सभी चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज में कॉमन थी। इनका पेंटेड पॉटरी उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। पॉट्स का यूज कुकिंग, स्टोरेज, ड्रिंकिंग के लिए होता था और ये लोग लोटा और थाली जैसे यूटेंसिल्स भी यूज करते थे। साउथ इंडिया में न्यूलिथिक फेज ग्रेजुअली चैल्कोलिथिक फेज में बदल गया, जिसे न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र और राजस्थान में चैल्कोलिथिक लोग कॉलोनाइजर्स जैसे दिखते हैं। उनका एक्सपेंशन मालवा और सेंट्रल इंडिया, कायथा और ईरान से हुआ। फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेटलमेंट्स आए और बाद में बिहार और बंगाल में सेटलमेंट्स। ये लोग पेनिनसुलर इंडिया में फर्स्ट लार्ज विलेजेस एस्टैब्लिश करने वाले थे और इन्होंने न्यूलिथिक लोगों से काफी ज्यादा सीरियल्स कल्टीवेट किए। वेस्टर्न इंडिया में वीट, बार्ले, लेंटिल्स और ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में राइस डाइट का मुख्य अंग थे। वेस्टर्न महाराष्ट्र, MP, राजस्थान में सेटलमेंट्स काफी डेवलप थे। फोर्टिफाइड वॉल्स, स्ट्रक्चर्ड हाउसेज। चिरांद बिहार और पांडु राजा ढिबी में घरों के निशान वीक थे, यानी कि पोस्ट होल्स और राउंड हट्स। बरियल प्रैक्टिसेस भी रीजन स्पेसिफिक थीं। महाराष्ट्र में बॉडीज नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में दफनाए जाते थे, जबकि साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट। वेस्टर्न इंडिया में एक्सटेंडेड बरियल्स और ईस्टर्न इंडिया में फ्रैक्शनल बरियल्स होते थे। चैल्कोलिथिक कल्चर्स की लिमिटेशंस भी क्लियरली नजर आती हैं। इन लोगों ने कैटल, शीप, गोट्स को पालन में रखा, लेकिन उनका यूज मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन के लिए नहीं होता था। जैसे कि गोंड ट्राइब बस्तर में आज भी मानती है कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए होता है, उसी तरह चैल्कोलिथिक लोग भी शायद कैटल को मिल्किंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते थे। ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन्स में सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना मुश्किल था। ना तो हो या प्लॉ का यूज होता था और ना ही आयरन टूल्स का। सिर्फ परफोरेटेड स्टोन डिस्क्स को डिगिंग स्टिक्स में वेट के रूप में यूज किया जाता था, जो स्लैश एंड बर्न झूम कल्टीवेशन के लिए सार्थक था। इन्फेंट मॉर्टैलिटी भी काफी हाई थी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में कई चाइल्ड बरियल्स मिले हैं। इसका कारण मैल न्यूट्रिशन, मेडिकल इग्नोरेंस या एपिडेमिक्स हो सकता है। ओवरऑल उनका सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न लॉन्जिविटी को सपोर्ट नहीं करता था। कॉपर स्टोन कल्चर काफी रूरल था और कॉपर अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी। हालांकि ईस्टर्न इंडिया में कॉपर माइंस थे, लेकिन बिहार जैसे रीजन्स के साइट्स में कॉपर टूल्स बहुत कम मिले हैं। कई जगहों पर लोग माइक्रोलिट्स यानी कि टाइनी छोटे पत्थर के औजार ही यूज करते थे और उनमें टिन कॉपर एलॉइंग का ज्ञान नहीं था, इसलिए ब्रॉन्ज, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, उसका उपयोग नहीं था। जबकि क्रीट, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली जैसी सिविलाइजेशंस ने ब्रॉन्ज का उपयोग करके ही अर्बनाइजेशन अचीव किया था। चैल्कोलिथिक लोग लिखने पढ़ने की कला से भी अनजान थे और अर्बन सिटीज नहीं बनाए जा सके। यही एलिमेंट सबसे पहले इंडस रीजन में फुली डेवलप्ड रूप में मिलते हैं।
हालांकि ज्यादातर चालकोलिथिक कल्चर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के थे, लेकिन उन्होंने हड़प्पन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का लाभ नहीं उठाया। कॉपर होर्ड्स और ओसीपी कल्चर के बारे में बात करें। कॉपर होर्ड्स के फॉर्म में भारत के कई हिस्सों में कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे रिंग्स, सेल्ट्स, हैचेट्स, स्वॉर्ड्स, हार्पून, स्पीयर हेड और एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लेकर गुजरात, हरियाणा तक और आंध्र प्रदेश से यूपी तक मिले हैं। सबसे बड़ा होर्ड गुंगेरिया एमपी से मिला है, जिसमें 424 कॉपर टूल्स और 102 सिल्वर शीट्स थीं। गंगा यमुना दोआब में सबसे ज्यादा कॉपर होर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड मिले हैं और ये टूल्स फिशिंग, हंटिंग, वॉरफेयर, आर्टिजनल वर्क और एग्रीकल्चर के लिए यूज होते थे। इनका मैन्युफैक्चर हाई लेवल टेक्नोलॉजिकल स्किल दिखाता है, जो प्रिमिटिव नोमैड्स की कैपेबिलिटी से बाहर था। यूपी के कुछ एक्सकेवेशन साइट्स पर ये टूल्स ओसीपी और मड स्ट्रक्चर्स के साथ मिले हैं, जिसका मतलब है कि ये लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरल और आर्टिजनल लाइफ जीते थे। अपर डोआब रीजन में कई ओसीपी साइट्स मिले हैं। कुछ कॉपर सेल्स भी खेतरी राजस्थान के कॉपर बेल्ट से मिले हैं। ओसीपी कल्चर 2500 बीसीई के बाद डोआब रीजन में 1000 बीसीई तक सिग्निफिकेंट हैबिटेशन नहीं मिलता। कुछ लोग ब्लैक एंड रेड वेयर का उपयोग करते थे, लेकिन उनकी कल्चरल रिमेन्स थिन और पुअर क्वालिटी के हैं। जोधपुरा हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे ओसीपी के सबसे थिक डिपॉजिट्स मिले हैं, 1.1 मीटर्स। यहाँ के सेटलमेंट्स बड़े नहीं थे और वाइड स्प्रेड भी नहीं थे। शायद वाटर लॉगिंग और इनंडेशन ने इन रीजन्स को रहने लायक नहीं छोड़ा। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ओसीपी का सॉफ्ट टेक्सचर इसलिए है क्योंकि वो लॉन्ग वाटर कॉन्टैक्ट में रहा। ओसीपी पीपल शायद जूनियर कॉन्टेम्पररीज थे हड़प्पन्स के, और उनका एरिया भी हड़प्पन रीजन के क्लोज था, इसलिए टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल एक्सचेंज का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार चालकोलिथिक फेज भारत के इतिहास में एक रूरल एग्रेरियन ट्रांजिशन स्टेज था, जहां लोगों ने एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, क्राफ्ट्स, मेटलर्जी और पॉटरी में एडवांसमेंट किया। लेकिन ये लोग अर्बनाइजेशन, राइटिंग और लार्ज स्केल मेटलर्जी में हड़प्पन या ब्रॉन्ज एज कल्चर्स के लेवल तक नहीं पहुंच सके। ब्लैक क्लेई सॉइल को ड्राई सीजन में तोड़ना मुश्किल होता है और बिना आयन इंप्लीमेंट्स के